हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 12वीं क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका मैं आपको पहला अध्याय करवाने जा रही हूँ। इसका भाग 2 मैं आपको आज करवाऊंगी। इसमें मैं आपको राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्वों, राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्वों के उपाय और अन्य जो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं वो आपको मैं करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो अब हम करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि भारत स्वतंत्र हुआ, ये आप सभी जानते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसे हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा भाषण दिया, उसका क्या नाम था, उसे हिंदी में क्या कहते हैं आदि। आज़ादी के बाद भारत 3 भागों में बटा, ब्रिटिश भारत, पाकिस्तान और देसी रियासत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मुस्लिम समुदाय ने सिद्धांत पेश किया। कौन सा सिद्धांत? द्विराष्ट्र सिद्धांत। यह सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया। सिद्धांत के अनुसार भारत 2 कौमों का देश है। उनका क्या मानना था मुस्लिम लीग का कि भारत 2 कौमों का देश है, 2 समुदाय हैं। कौन कौन से? मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय। मुसलमानों ने अलग देश की मांग की। इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा है हिंदुओं की तरह, तो उनका एक अलग देश होना चाहिए, तो उन्होंने अलग देश की मांग की। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारत के जो है टुकड़े हों और भारत 2 देशों में बटे, तो कांग्रेस ने क्या है, इसका विरोध किया। विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या बताया गया। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि धार्मिक बहुसंख्या है किन धर्मों की? हिंदू और मुस्लिम 2 समुदाय की, तो विभाजन जो है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया जाए। अब देखिए विभाजन की समस्याएं। सबसे पहला है जनता की असहमति। जनता ने इस पर असहमति जताई। क्यों जताई? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में या भारत में जाएं। जो जहां है वो वहीं पे रहना चाहता था, यानी सभी भारत में रहना चाहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। उदाहरण स्वरूप अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता था, परंतु उनको मजबूर किया गया। जो है अब्दुल गफ्फार खान जो है महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे, उनके बहुत ही प्रिय थे, अनुयायी थे। उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान में जाएं। तो दूसरी समस्या थी 2 पाकिस्तान। क्या है कि धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर मुस्लिम आबादी पूर्व और पश्चिम में ज़्यादा थी। भारत के पूर्व में और पश्चिम में क्या थे? मुस्लिम समुदाय ज़्यादा था। इस कारण 2 पाकिस्तान बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आइए समझते हैं मानचित्र के माध्यम से। देखिए जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या था? एक अखंड भारत था, लेकिन विभाजन के बाद ये 3 हिस्सों में बट गया। पश्चिमी पाकिस्तान, भारत और पूर्वी पाकिस्तान। मतलब क्या है कि पाकिस्तान 2 बन गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो अगली समस्या है राज्यों का विभाजन। भारत के अंदर पंजाब और बांग्लादेश ऐसे 2 राज्य थे जिनमें हिंदू और मुस्लिम जो है बराबर मात्रा में थे। तो क्या हुआ कि इन दोनों ही राज्यों को दोनों देशों में बांट दिया गया। देखिए मानचित्र के माध्यम से। देखिए ये विभाजन से पहले का पंजाब है और बाद में जब विभाजन हुआ तो पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया। ये इधर का हिस्सा भारत में आ गया और जो इधर का जो पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार जो है राज्यों का भी विभाजन हुआ। दूसरा राज्य है यहाँ पर बांग्लादेश। ये पूरा क्या है? विभाजन से पूर्व भारत के अंदर बांग्लादेश था, लेकिन विभाजन के बाद इसका जो इतना हिस्सा है ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बचा भारत के अंदर। इस प्रकार 2 राज्य पंजाब और बांग्लादेश का विभाजन हुआ। आगे है अल्पसंख्यकों की समस्या। क्या है कि पूर्ण रूप से हिंदू और मुस्लिम भारत एवं पाकिस्तान में बट नहीं पाए। ये नहीं हो पाया कि भारत के 2 टुकड़े हो गए और सारे जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में चले गए और सारे हिंदू जो है वो भारत में आ गए। कुछ हिंदू पाकिस्तान में और कुछ मुस्लिम जो है वो भारत में रह गए। इस प्रकार जो है कुछ अल्पसंख्या हिंदू और मुसलमानों की जो है इन देशों में आ गई और इस समस्या का कोई भी लास्ट तक समाधान नहीं निकला। इससे आगे है
पूरे देश को दो भागों में बांटना मुश्किल। अब इतने बड़े भारत को दो हिस्सों में बांटना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि एक हिस्सा जो है पूरा पाकिस्तान हो जाए जिसमें सारे मुसलमान चले जाएं, और एक हिस्सा भारत हो जाए जिसमें सारे हिंदू हो जाएं। ऐसे दो भागों में बांटना बहुत मुश्किल हो गया था। आगे पढ़ते हैं विभाजन के परिणाम। सबसे पहला है अत्यधिक सांप्रदायिक हिंसा। सबसे बुरा परिणाम निकला कि इसके अंदर, विभाजन के अंदर जो है सबसे बुरा क्या हुआ कि धर्म के नाम पे बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई, ठीक है, और इसमें जो है लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। दूसरा है महिलाओं की हत्या, बलात्कार और जबरन शादी जैसी अमानवीय घटनाएं हुई। महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा हुआ, खुद उनके परिवारों ने ही उनकी हत्या कर दी। क्यों कर दी? कि कोई दूसरा उनकी दुर्गति ना कर पाए। उनके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किए गए, जबरन शादियाँ की गई, ऐसी अमानवीय घटनाएं उनके साथ हुई। तीसरा परिणाम था शरणार्थी शिविरों में रहना मजबूरी। जो लोग एक देश से दूसरे देश में गए थे उनको वहाँ मजबूरी में कहाँ रहना पड़ा? शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। उनके पास बहुत कुछ होते हुए उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े और दूसरे देशों में शरणार्थी शिविरों में उनको रहना पड़ा। चौथे नंबर पे आता है बहुसंख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरी जगह जाना पड़ा। एकदम से उन्हें क्या करना पड़ा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। उन्हें पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। उन्हें अपना देश, उन्हें अपना घर सब छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हुआ 80 लाख लोग बेघर हो गए। इसमें क्या हुआ कि 80 लाख लोग घर से बेघर हो गए। छठा है संपत्ति का बंटवारा। इसमें क्या हुआ कि बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ साथ छोटी छोटी वस्तुओं को भी बांटा गया, जिसमें कुर्सी, मेज और कर्मचारी तक भी शामिल थे। उसके बाद आता है सातवां आर्थिक नुकसान। दोनों ही देशों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या है कि पूरे देश के अंदर कहीं पे कच्चा माल मिलता था तो कहीं उद्योग लगे हुए थे, लेकिन इस बंटवारे ने जो है दोनों ही देशों को काफ़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान पहुँचाया। तो ये थे हमारे विभाजन के परिणाम। आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी कि उनकी क्या स्थिति रही। देखिए, देश आज़ाद हुआ तो देश में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, लेकिन साथ साथ क्या था कि बहुत दुख भी था। क्यों था? कि भारत के विभाजन हो गए, भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और ऐसे ही विभाजन नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से अगर विभाजन होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन विभाजन कैसे हुआ? सांप्रदायिक हिंसा के साथ। और इससे क्या हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा से दुखी महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के जश्न में हिस्सा नहीं लिया और लोगों से हिंसा रोकने की अपील की। ठीक है, उन्होंने कहाँ पे? कलकत्ता में उपवास रखा। किस चीज़ के लिए? कि हिंसा बंद हो जाए, और लोगों से उपवास रख के अपील की कि हिंसा को वो रोक दे। 1948 में दिल्ली में उपवास के कारण हिंसा एवं तनाव में कमी आई। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी कलकत्ता से 1948 में दिल्ली में आ गए और यहाँ भी उन्होंने अपने उपवास को जारी रखा। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों ने क्या किया? हिंसा करनी बंद कर दी, और क्या है कि देश के अंदर तनाव में कमी आई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना स्थल पर जाते हुए महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां मारी, और जिससे वो क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या थे कि नाथूराम गोडसे ये मानते थे कि अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो इस विभाजन को रोक सकते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया? 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी जी प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे, उन्होंने नाथूराम गोडसे ने उनको 3 गोलियां मारी, जिससे वो वहाँ पर ही शहीद हो गए। अब पढ़ते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद 2 बातों पर सहमति बनी। सबसे पहली जो सहमति बनी कि देश जो है किसी का गुलाम नहीं होगा, ना किसी के अधीन जो है देश के लोग रहेंगे। देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार होगी। लोकतांत्रिक मतलब जनता का शासन, यानी देश में सभी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा। दूसरा है सरकार सबके लिए काम करेगी। जो भी सरकार देश के अंदर बनती है वो सबके लिए काम करेगी। कोई भी विशेष संप्रदाय, जाति, कुछ भी विशेष नहीं होगा। वो जो है सबके लिए काम करेगी, चाहे कोई किसी भी जाति का है, धर्म का है, रंग का है, वो सरकार सबके लिए काम करेगी। अब पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की
चुनौतियाँ। क्या है कि आज़ादी के बाद पूरे राष्ट्र का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती था। क्या था कि सबसे पहले एकता के सूत्र में बांधे रखना। हमारा जो देश है भारत, उसमें क्या है कि अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं और उन सभी को जो है एकता के सूत्र में बांधे रखना था। क्या था कि जो भी विषयों के अंदर देश आज़ाद हुए थे, काफ़ी देश जो है धर्म संस्कृति के नाम पे बट गए थे। तो एक जो विषयों के अंदर धारणा बन चुकी थी कि बड़े बड़े देश धर्म और संस्कृति के नाम से जो है बट जाते हैं, तो भारत के नाम पर भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि भारत स्वयं ही जो है बट जाएगा। तो उन चीज़ों को गलत ठहराने के लिए हमें अपने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना बहुत ज़रूरी था। विविधताओं को समान स्थान। क्या है कि देश के अंदर अभी अभी आज़ादी के जश्न के साथ साथ एक बंटवारा हुआ था और वो बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर। तो लोगों के अंदर जो है धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति हीन भावना आ गई थी और उन लोगों के अंदर जो है एक ऐसा दृष्टिकोण बन गया था कि अब हमारे साथ ऐसा आगे भी कुछ हो सकता है। तो उन लोगों को समान रूप से स्थान देना राष्ट्र के सामने चुनौती थी, ताकि उन लोगों का वो डर, वो भय निकल जाए कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र है जनता का शासन, और संविधान के बाद ये संविधान में दिया गया कि सभी नागरिकों को समान रूप से मताधिकार दिया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली होगी, संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी और सभी लोगों को क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन इन सभी को कैसे लोगों को मताधिकार दिया जाएगा, कैसे चुनाव होंगे, कैसे लोकतंत्र की स्थापना होगी और कैसे लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं क्या वो संविधान में लिखने मात्र से वो उनको मिल जाएंगे? नहीं, उसके लिए कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। वो भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरा है संपूर्ण समाज का विकास करना। अब क्या है कि जो देश के अंदर लोग थे वो सभी जाति धर्मों के लोग थे और सभी को जो है समान रूप से समान समझना था, सभी को जो है उनका आर्थिक विकास करना था, सभी को जो है गरीबी से दूर करना था और इन सब के लिए भी जो है उपाय खोजने थे। कोई ऐसी कारगर नीति खोजनी थी ताकि जो है सभी लोगों का विकास हो सके और वो गरीबी से दूर हो सके। अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा। क्या है कि विभाजन के दौरान काफ़ी मात्रा में भारत में मुस्लिम समुदाय रह गए थे या दूसरे धर्म के लोग रह गए थे, तो अल्पसंख्यक जो बचे थे उनकी सुरक्षा करना भी जो है राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। क्योंकि अगर विभाजन शांतिपूर्वक ढंग से होता तो उनको इतना खतरा नहीं होता, लेकिन जो विभाजन हुआ वो ऐसे हुआ सांप्रदायिक हिंसा के द्वारा, तो उनकी सुरक्षा भी एक चुनौती बन चुकी थी। आगे है नीति निर्देशक तत्वों द्वारा लोक कल्याण। संविधान में लोगों का कल्याण करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत दिए थे और उनके द्वारा जो है लोगों का कल्याण करना था। तो इन चीज़ों के लिए भी जो है विशेष सुविधाएं या विशेष कानून बनाने की आवश्यकता थी। ये भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में और उन्होंने भारत को एक अखंड भारत कैसे बनाया। उन्होंने तैयार किया एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था? ये एक सहमति पत्र था और सहमति पत्र का क्या मतलब था कि जिन जिन रजवाड़ों ने उस सहमति पत्र पर अपने सिग्नेचर दिए, मतलब कि वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देखिए, रजवाड़ों के विलय के लिए एक सहमति पत्र बनाया गया और इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था भारत में विलय के लिए तैयार होना। वल्लभ भाई पटेल का जो है सभी रियासतों को भारत में शामिल करने का श्रेय जाता है। क्या है कि जितने भी रजवाड़े थे उनको बातचीत के माध्यम से या बल के माध्यम से सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल जिसने किया वो थे वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देश के प्रथम गृह मंत्री बने। वर्तमान में विश्व में सबसे बड़े जो स्टैचू हैं उनमें से एक स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो क्या है? वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाधक रजवाड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद की। इसके जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था और जो उनके निजाम थे वो क्या थे? बहुत ही अमीर व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी उस समय पर, और वो हैदराबाद को ना पाकिस्तान में रखना चाहते थे ना हिंदुस्तान में। वो एक अलग ही रजवाड़ा बना के उसे स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन इन सब के क्या था? जनता खिलाफ थी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया? जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया।
निजाम ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, अपने रजाकारों को भेजा। रजाकार क्या थे? सैनिकों को रजाकार उस समय कहा जाता था। तो रजाकारों ने क्या किया, जनता को डराने के लिए लूटपाट की और बलात्कार किए ताकि जनता जो है अपने विद्रोह को ख़त्म कर दे। इस पर 1948 में भारतीय सेना ने क्या किया, रजाकारों पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और हैदराबाद को जो है भारत का अंग बनाया और निजाम को भी उनकी बात माननी पड़ी। इस प्रकार हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो जो दूसरा रजवाड़ा था वो था मणिपुर। मणिपुर क्या है कि वो भारत के पूर्व में स्थित रजवाड़ा था। वहाँ का जो शासक था उसका नाम था बोध चंद्र सिन्हा। सबसे पहले जो है मणिपुर में ही चुनाव करवाए गए थे और वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करवाए गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है या 18 वर्ष की होती है वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके द्वारा जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। वहाँ पर जो है संविधान के अनुसार जो है चुनाव करवाए गए और राजतंत्र की स्थापना की गई। मणिपुर को कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी भारत में मिलाना नहीं चाहती थी। उस समय जितनी भी पार्टियां थी उनमें कांग्रेस को छोड़ के कोई भी पार्टी नहीं चाहती थी कि मणिपुर भारत में शामिल हो। विधानसभा में अगर अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर को भारत में मिलाना असंभव हो जाता। अगर उस समय पर मणिपुर की विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाता कि मणिपुर जो है एक अलग राज्य रहेगा, अलग स्वतंत्र जो रजवाड़ा रहेगा, तो फिर मणिपुर को मिलाना असंभव हो जाता। लेकिन उस प्रस्ताव से पहले ही भारत सरकार ने क्या किया, राजा पर दबाव बनाकर जो भारत में विलय पत्र बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। लेकिन मणिपुर की जनता इससे काफ़ी नाराज़ हुई। फिर भी जो है मणिपुर भारत का अंग बन गया। इससे अगला जो राज्य रहा वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित रियासत थी। उसका जो शासक था उसका नाम था राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर आज भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की ही है। हमेशा जो है बोर्ड की परीक्षा में या ऐसे भी जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जाता रहा है। देखिए, राजा हरि सिंह जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे, परंतु पाकिस्तान ने मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण 1947 में जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए हमला बोल दिया। क्या हुआ कि राजा हरि सिंह क्या चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान को ये पता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जनसंख्या है वो बहुसंख्या मुसलमानों की है और वो आसानी से जो है इसको अपने देश में मिला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1947 में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। अब राजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत से मदद मांगी इसके लिए और भारत ने इसकी मदद भी की। और इसी दौरान राजा हरि सिंह को लगने लगा कि इससे अच्छा जो है भारत में ही इसको मिला दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत का विलय सहमति पत्र बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। परंतु जब तक ये काम हुआ उससे पहले पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और वो उसे क्या कहता है, आज़ाद कश्मीर कहता है। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कि जिस पर जो है पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, POK कहते हैं। बाद में इसे 370 धारा द्वारा विशेष अधिकार दिए गए, किसे, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 370 धारा को हटा दिया गया है। अब आप पूछोगे 370 धारा क्या है, तो 370 धारा के तहत जो है इसे विशेष दर्जा दिया गया। इसका अलग संविधान था, अलग जो है इसका राष्ट्रीय झंडा था और ये जो है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दूसरे उसका शादी नहीं कर सकता था, यहाँ कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था। काफ़ी जो है अधिकार इसको अलग से दिए गए। लेकिन वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस धारा को हटा दिया गया है। अगली जो रियासत थी वो थी जूनागढ़। यहाँ का जो शासक था उसको नवाब कहा जाता था। ये जो शासक था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो 80% क्या थी, हिंदू थी और ये भारत में शामिल होना चाहती थी। लेकिन वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया हुआ था, बावरियावाड़ और मंगरोल पर कब्जा किया हुआ था। जब वहाँ की जनता को पता लगा कि नवाब जो है इस एरिया को यानी जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। इस पर नवाब ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और वहाँ पर जो है काफ़ी जनता को परेशान किया गया। भारतीय जो सेना है उन्होंने वहाँ जाके जो है युद्ध किया और इस एरिया को क्या किया, अपने कब्जे में
ले लिया। इस प्रकार फिर बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया जाता है और सर्वसम्मति से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाता है और यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में चला जाता है। अब मैं आपको इन चारों रियासतों के बारे में मानचित्र के माध्यम से समझाती हूँ कि भारत में कहाँ कहाँ पर थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद की। ये भारत के दक्षिण में थी। उसके ऊपर जो है मणिपुर, ये भारत के पूर्व में थी। ये जो एरिया है यहाँ पर मणिपुर है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, ये यहाँ पर है। ये जो है आपको मैं बता दूं कि इतना ये पूरा क्या है, जम्मू कश्मीर है। लेकिन जो पाकिस्तान ने हमला किया था 1947 में, तो जो इतना एरिया है इसे हम इधर वाले एरिया को POK के नाम से जानते हैं। फिर आता है जूनागढ़। ये देखिए गुजरात के अंदर ये जूनागढ़ है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर क्या था कि ये यहाँ समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ठीक है। अगर आप भारत के अन्य राज्यों के पुनर्गठन के विषय में जानना चाहते हैं तो मैंने स्पेशल राज्यों का पुनर्गठन नाम से एक वीडियो बना रखी है, 12वीं क्लास की है, आप उसे अवश्य देखें। आगे पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण में आने वाली बाधाएं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे कि भाषावाद। भाषावाद क्या है कि भारत जैसे बड़े देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में क्या है कि हर व्यक्ति अपनी भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता देता है अन्य भाषाओं की उपेक्षा। अपनी भाषा से वो ज़्यादा प्रेम करता है और दूसरे की भाषाओं को वो तुच्छ मानता है। इससे जो है उनके अंदर क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है। भारत के अंदर जो है जितने भी राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर ही हुआ है। जहाँ पर बहुसंख्या में एक भाषा है वही अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार भाषावाद क्या है, एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में भी ऐसा ही है कि जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को दूसरे की क्षेत्र से ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे और ये कहने लगे कि हमारा क्षेत्र दूसरों से अच्छा है, तो इसमें क्या होता है कि एक अलग से भावना उत्पन्न होती है, क्षेत्रवाद की भावना। ये क्षेत्रवाद में क्या होता है कि लोग देश हित के बारे में नहीं सोचते, वो अपने क्षेत्र को क्या है ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे क्या है कि राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो पाता। तीसरी जो बाधा है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है कि जब धर्म के आधार पर कोई भी चीज़ या वाद विवाद होता है तो उसे हम संप्रदायवाद कहते हैं। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। ये धर्म के नाम पर ही होते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा है ये राष्ट्र निर्माण में। उसके बाद आता है जातिवाद। क्या है कि जब व्यक्ति अपनी जाति को ज़्यादा महत्व दे दूसरी जाति की उपेक्षा, कोई ये उच्च है ये निम्न जाति का है, ऐसी धारणाएं जब मन में घर कर लें तो ये बात जो है बहुत बड़ी साबित हो जाती है और विवाद का कारण बनती है। जब तक किसी देश में सभी जातियों के व्यक्ति इकट्ठे होकर राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचेंगे उस देश का राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। पांचवा है सांप्रदायिक राजनीतिक दल। क्या है कि सांप्रदायिक राजनीतिक दल का अर्थ होता है कि भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर जो दल बनते हैं उन्हें हम सांप्रदायिक राजनीतिक दल कहते हैं। ये दल क्या करते हैं कि लोगों को उकसाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भाषा के नाम पे। क्यों उकसाते हैं? अपनी वोट की राजनीति करने के लिए। तो ये धर्म जो है, ये जाति जो है, ये कभी भी ये लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते। इससे क्या है कि राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े बाधक तत्व बनते हैं। छठा आता है गरीबी। गरीबी क्या है कि जब तक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो अपनी वोटों को जो है पैसे के लालच में आकर बेच देता है। उन्हें क्या है कि उन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने 2 टाइम की रोटियों के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए क्या है कि गरीबी जो है एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। उसके बाद आता है अनपढ़ता। अनपढ़ लोगों को राष्ट्र हित के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, वो इतने जागरूक नहीं होते, इसलिए जो है वो भी बहुत बड़े बाधक तत्व है। उसके बाद आता है संसाधनों की कमी। एक हमारे देश के पास जो है संसाधनों की कमी है, जितने साधन हैं वो पर्याप्त नहीं है और अपर्याप्त साधनों की वजह से भी जो है राष्ट्र का निर्माण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। आगे है अवसरवादिता। अवसरवादिता क्या होता है कि अवसर का लाभ उठाना। हमारे देश के अंदर जो है अवसरवादिता बहुत है। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो वो भी वोट के लिए राजनीति करते हैं और अवसर का फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो वहाँ भी जो है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी भरी हुई है। तो जब तक ऐसी चीज़ें हमारे देश में रहेंगी हमारे देश का जो है उचित रूप से राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो ये सभी बाधाएं जो है राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े बाधक तत्वों का काम करती हैं।
अब पढ़ लेते हैं बाधाओं को दूर करने के उपाय। सबसे पहला है भाषावाद का समाधान। देश को सबसे पहले भाषावाद का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जगह जगह अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और राज्यों का, जितने भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ, जितने भी राज्य बटे वो भाषा के आधार पर बटे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है भाषा का समाधान करना। वैसे देश ने जो है 3 फार्मूला लगा के काफ़ी हद तक समाधान करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसका कोई ठोस उपाय करना पड़ेगा। दूसरा है गरीबी और अनपढ़ता को दूर करना। अगर देश में गरीबी नहीं रहेगी, अनपढ़ता नहीं रहेगी, तो लोग जो है देश हित के बारे में सोच पाएंगे। इसलिए देश को जो है बेरोजगारी को दूर करके और लोगों को शिक्षित करके जो है इस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। तीसरा है शिक्षा प्रणाली में सुधार। एक हमारे देश की शिक्षा को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें राष्ट्रीय चरित्र की, राष्ट्रीय हितों के बारे में पढ़ाया जा सके और बच्चों को शुरू से ही अनुशासन में रखा जा सके। अगर उन्हें राष्ट्रीय हित के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वो राष्ट्र से जुड़े रहेंगे। उसके बाद है समान आर्थिक विकास। एक देश को क्या करना पड़ेगा कि सभी राज्यों का समान आर्थिक विकास करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आर्थिक विकास को संतुलित करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रवाद की भावना काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। 5वां है दल प्रणाली में सुधार। एक जो दलों ने प्रणाली अपना रखी है कि जाति के, धर्म के नाम पर जो है वो वोट की राजनीति करते हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। साथ साथ जो है दल बदल की प्रणाली को बिल्कुल समाप्त करने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है छठा, स्वस्थ राजनीतिक वातावरण। एक जो राजनीतिक वातावरण है वो स्वस्थ होना चाहिए। क्या है कि राजनीतिक व्यक्ति जो है प्रशासन से भी गलत काम करवाते हैं। प्रशासन में कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के या रिश्वत के नहीं होता है, तो उस चीज़ को खत्म करके जो राजनीतिक वातावरण है उसे स्वस्थ बनाना पड़ेगा। 7वां है भावनात्मक एकीकरण। एक क्या है, अगर देश को बनाए रखना है तो लोगों के अंदर जो है वो भावनात्मक रूप से एक होना आवश्यक है, क्योंकि बिना भावनाओं के जो है हमारा देश एक नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती हम किसी के अंदर कोई भावना पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है शुरू से ही बच्चों को स्कूल समय से ही जो है उनके अंदर देश के प्रति भावनाएं जागृत करनी चाहिए। 8वां है सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध। क्या है कि जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो भी दल बनते हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जितने भी दल बनते हैं वो राष्ट्र के नाम पर बनने चाहिए या जनता में एकीकरण की भावना पर आधारित होने चाहिए। कोई भी संस्था या संगठन सांप्रदायिक रूप से नहीं बनना चाहिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।